पहले तो वित्त मंत्री जी को बधाई कि मेरे ख्याल से 8वीं बार आपने बजट पेश किया, तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उन्होंने, तो इनकी निरंतरता कायम है। मैं इस भाषण को आंकड़ों की बाजीगरी में नहीं फंसाना चाहता। राजीव जी, सब कुछ मेरे माध्यम से। हाँ, अच्छा, बधाई भी आपके माध्यम से है, बधाई भी मेरे माध्यम से। एंड यू कैन बी फुल्ली एश्योर्ड कि मेरे यहाँ पर किसी प्रकार का टैक्स डिडक्शन नहीं होगा। आई विल पास ऑन एज इट इज। तो मैं इस भाषण को एक आम आदमी के भाषण के रूप में रखूंगा, आंकड़ों की बाजीगरी में मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं योजना मंत्री रहा हूं। मैंने देखा आंकड़े जो आते हैं नीचे वो नजर नहीं आते सर। नीचे कुछ और माहौल रहता है, ऊपर आंकड़ों में सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन आंकड़ों में जो दिया जाता है वो नीचे नहीं दिखा जाता। आज अगर मैं पूछूं आपसे कि नीचे जाके अगर आप कोई सर्वे करो, कौन खुश है? आप देखिए, किसान खुश है कि मजदूर खुश है कि छात्र खुश है कि युवा खुश है कि महिलाएं खुश है कि छोटे व्यापारी खुश हैं कि उद्योगपति खुश हैं, कि आप ये देखिए कि मैं तो यहाँ कहूँगा क्या पत्रकार खुश हैं, MSME जो उद्योग लगाते हैं वो क्या खुश हैं? कोई गरीब, चाहे सरकारी कर्मचारी, चाहे शिक्षक, यहाँ तक कि जो सांसद भी बैठे नेता, वो भी अंदर से कोई बहुत खुश नहीं है। अंदर से, बाहर तो अंदर से उनकी भी अंदर दर्द फूटता। तो ये कुछ होना चाहिए, मैं इसमें कोई आलोचना नहीं है कि ऐसे कुछ सरकार की नीतियाँ होनी चाहिए, ऐसे स्कीम होनी चाहिए। कितने 124 जो है स्कीम्स थी योजना आयोग में, और जिसमें 74 जो है वो 30 के करीब फ्लैगशिप स्कीम थी, और 74 स्कीम्स को जो है उसको घटा के 74 पे लाना था। वो उन फ्लैगशिप स्कीम्स में इतना पैसा जाता है, लेकिन नीचे दरअसल वो भी नहीं पहुंचता है। कितनी भी कोशिश थी, नीचे नहीं पहुंचता, इसलिए वो खुशहाली नहीं आती है। तो इसलिए ये बड़ी जिम्मेदारी सरकार की बन जाती है कि कैसे जो है उन स्कीम्स का एक एक पैसा सही व्यक्ति के पास और सही जगह पहुंचे, जिससे उसका फायदा मिले। अब युवा कौन दुखी है? बेरोजगारी, 45% बेरोजगारी बढ़ी है। गांव में लोग बैठे हुए हैं। कोरोना के बाद बहुत लोग गांव चले गए थे, तमाम शहरों से नौकरियां छोड़ के, क्योंकि एक भय था। वो कोई लौट के नहीं आए, मुश्किल से 10% लोग लौट के आए होंगे। वहां भाई भाई लड़ रहे हैं, 2 बीघा जमीन है तो उस पर दोनों भाइयों में झगड़ा हो रहा। उनको कैसे वापस लाया जाए, ताकि जो मजदूरों की कमी हो गई है उद्योग में, सब जगह, हर जगह, चाहे वो कृषि उद्योग हो, चाहे वो सूरत का हीरा उद्योग हो, चाहे टेक्सटाइल उद्योग, चाहे मुंबई हो, चाहे बेंगलोर का हो, वो जो है सब गांव में बैठे आपस में, बेचारों के बीच में लड़ाई हो रही है। खाने पीने का जो संकट है, जो पहुंच जाता है उससे खाना होता है। उनको कैसे प्रेरित करके उस युवा शक्ति को, क्योंकि हमारा यही तो क्लेम था कि 60 करोड़ युवा शक्ति भारत के पास है, और ये दुनिया में किसी के पास नहीं, सबकी पॉपुलेशन बूढ़ी है। अगर उस युवा शक्ति का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, अगर वो युवा शक्ति जो है बैठी हुई है घर में, तो फिर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सब की बन जाती है कि उनको कैसे वापस काम पे लगाया जाए। तो एक वो बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमें देखना पड़ेगा कि जो लोग वहां पे गए, उसके लिए व्यापार बढ़ाना पड़ेगा। जो 30% MSME, जो छोटे छोटे उद्योग बंद हो गए, उनको कैसे रिवाइव किया जाए। उनको महंगी बिजली दर की वजह से, महंगी मजदूरी की वजह से, और बैंकों से भी सहायता नहीं मिलती, तो उनको कैसे पुनर्जीवित किया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और रोज लोग वहां पे जाएं। अब आपने देखा होगा कि इसमें एक बहुत बड़ा निर्मला जी जो ये GST का है। हम ठीक है, आप प्रयास कर रहे हैं, सारे जितने वित्त मंत्री हैं, सबके काउंसिल है, सब कोशिश करते हैं और कैसे, लेकिन सिर्फ टारगेट होता कि रेवेन्यू बढ़ाओ, पैसा, मतलब ये लक्ष्य हो गया है। सफलता इसको मानी जाती कि इस बार हमने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए GST से। कैसे किए, जरा इसको भी तो देखो। कैसे व्यापारी परेशान है, कैसे दुकानदार परेशान है, कभी ये दर्द भी देखो। कैसे GST वाले गलत तरीके से उनको धमका के, तंग करके, अगर GST 4 रुपए है तो 40 बता के कैसे ले रहे, क्योंकि इसमें आलोचना की बात नहीं है, ये दोनों पक्ष है, इसलिए प्लीज शांत रहो। जो है ये उनको कैसे, इनका दर्द और दुख के लिए भी एक मीटिंग आप बुलाइए उनकी, और पूछिए कि किस दिक्कत में है GST के वो सब लोग। कैसे, आपका ठीक है वो टारगेट आपका मिल गया, अचीव कर लिया, अफसरों ने कहा साहब ऊपर दिल्ली से टारगेट में, हमें तो कैसे करना, तुम जबरदस्ती इतना जमा कर दो, नहीं जमा करोगे तो हमारी नौकरी के सवाल है। इस बेसिस पे जो है GST इकट्ठी हो रही है, और उसकी वजह से इतना व्यापारी तंग हो रहा कि या तो वो उस व्यापार का विस्तार नहीं कर रहा, एक्सपेंशन नहीं कर रहा, और या फिर बंद कर दे रहा।
तो ये समस्या उनके दर्द को भी देखना पड़े, क्योंकि रोजगार देता 142 करोड़ का देश हो गया। अगर हमने नौकरी नहीं दी ना तो सड़कों पे गाड़ियां छिनेंगी और क्राइम बढ़ेगा। तो इसलिए बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है, जिम्मेदारी हमारी बन जाती है कि हम किसी भी तरह से उनका जो हमें नौकरियां देता है उस उद्योगपति, व्यापारी, छोटे व्यापारी, इनका भी ख्याल रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि टैक्स एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी, जीएसटी वाले इतना तंग कर दे रहे हैं कि वो बिल्कुल अपना छोड़ के घर ही बैठ जाए। वो उस पक्ष को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और इन्होंने जीएसटी गाथा तो बताई है हमारे राघव ने, तो उस पर तो मैं नहीं जाना चाहता उतना ज़्यादा वहाँ पे। और जो उद्योगपति, व्यापारी से तंग आके जो बाहर भी तमाम लोग भाग गए, प्रफुल्ल भाई के बहुत दोस्त चले गए जो रहने लगे बाहर, तो वो क्या है लाखों लोगों को रोजगार देते थे, अब वो रोजगार बाहर दे रहे हैं विदेश में लोगों को, क्योंकि इन सब की डर से भाग गए। उनको सबका भी एक फोरम बना के उनको बुलाना चाहिए कि भाई तुम वापस लौट के आओ, पैसा यहाँ लाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ जरूरत, देश का पैसा तो वहाँ लेके जा रहे हो, तो वो पैसा जो है यहाँ लगे। इसके लिए भी एक ईज ऑफ बिजनेस, इसको आप बोलते हो, ईज ऑफ बिजनेस आपको जो है क्रिएट करना पड़ेगा। अभी क्रिएटेड नहीं, हम कह सकते हैं दावों में कि है, लेकिन वो व्यापार की सुविधा में बहुत दिक्कतें हैं, जिसमें यहाँ कई उद्योगपति, व्यापारी बैठे हैं आपके उस तरफ भी भाजपा में, वो भी इस बात को समझते हैं। तो इसके लिए कुछ प्रयास होना चाहिए। मैं तो सुझाव दे रहा हूँ, आपकी कोई आलोचना करने की बात नहीं है, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उस एक आंकड़े के हिसाब से 2 लाख उद्यमी बाहर चलेंगे। 1 लाख लोग चले जाएं, हम लोग उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। एक उद्यमी जाता है तो सोचो कि 50,000 लोगों को नौकरी देने वाला व्यक्ति चला जाता है बाहर, और कितने पासपोर्ट सरेंडर होंगे वो भी देखना पड़ेगा। अच्छा, इनकम टैक्स स्लैब का जो आपने किया ठीक है, लेकिन उसका लाभ पूरी तरह से लोगों को मिल नहीं पा रहा। और जीएसटी के नाम पे 20 लाख करोड़ इकट्ठे किए जाते हैं, जो प्रति व्यक्ति 15,000 बैठता है। हर आदमी को 15,000 जीएसटी देना पड़ता है, वो चाहे कोई चीज खरीदे, चाहे वो जो है परिवहन, खाद्य पदार्थ या जिस तरह से भी जो भी तमाम सेवाएं लेता है, सबके माध्यम से उसको देना पड़ता है जो उसके सिर पे आता है। और इसमें मैं चाणक्य का कोट भी मैडम पढ़ूंगा कि जिसमें उन्होंने अर्थशास्त्र में बोला कि टैक्सेशन शुड नॉट बी ए पेनफुल प्रोसेस फॉर द पीपल, देयर शुड बी लीनियंसी एंड कॉशन while deciding the tax structure. Ideally, government should not collect taxes like a honeybee, which sucks just the right amount of honey from the flower so that both can survive. Taxes should be collected in small and not in large proportions. तो शहद जैसे मक्खी फूल से निकाल लेती, फूल भी बच जाता, लोगों को शहद भी बच जाता। टैक्स का ही सिद्धांत चाणक्य ने रखा था। मुझे लगता है इस तरफ आप ध्यान देंगे जो चाणक्य ने कहा था। और डायरेक्ट टैक्स पे तो आपने कुछ राहत दी, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की मार भी बहुत ज्यादा है, वो भी देखना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में आप देखिए कि जिस तरह से इनडायरेक्ट टैक्स का भार लोगों के ऊपर पड़ रहा है, हर तरह से उसको भी देखना चाहिए कि कैसे उसको हम कम कर सकते हैं। और जो न्यू इनकम टैक्स बिल आप लाने की बात कर रही हैं, उसमें सुना मैंने कि उसमें जो लोग अपनी ईमेल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए डेटा कलेक्शन के नाम पे उनकी प्राइवेसी और स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो प्रिकॉशन मैं समझता हूँ कि आप जरूर लेंगे। अब आता है कि जब ये सब टैक्स इतना ले रहे हैं तो फिर समाज पे खर्च भी होना चाहिए। तो समाज पे जो खर्च है, सोशल स्पेंडिंग जिसको बोलते हैं, वो कम हो गई इसके मुकाबले, जबकि वो हमें बढ़ाना चाहिए था। हम आज जो है ना, हम हेल्थ और एजुकेशन से 4% ले रहे हैं इनकम टैक्स के नाम पे, लेकिन अगर आप देखें तो शिक्षा पे सिर्फ 4.5% खर्च करने की बात है, जबकि चीन 6.2% कर रहा। हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट चीन के सामने क्या है? हमारे अच्छे इंजीनियर, आईटी इंजीनियर, डॉक्टर्स, ये सब पूरे विश्व में छाए हुए। अगर इसलिए हमें तो और ज्यादा करना चाहिए ताकि हमारे यहाँ से शिक्षित होकर लोग पहुंचे, इस पॉपुलेशन को शिक्षित कर सके, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। और सरकार कहती कि हमने शिक्षा पे 13% बढ़ाया, लेकिन 5% अनस्पेंट है, जिसमें 7% स्कूल एजुकेशन पे ही जो है खर्च ही नहीं हुआ जो प्रावधान किया गया था, और हायर एजुकेशन पे 2% जो है वो खर्च नहीं किया गया, वैसे ही पड़ा हुआ है। और वैकेंसीज भी हायर एजुकेशन में बहुत रिक्त है। हायर एजुकेशन में वैकेंसीज रिक्त होने का बहुत असर पड़ता है। प्राइमरी स्कूलों में टीचर्स मिलना मुश्किल है, फैकल्टी आप कैसे जनरेट करोगे, इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अब हेल्थ की बात आती है, हेल्थ पे हमारी स्वास्थ्य नीति में कहा गया था कि हम 2.5% खर्च करेंगे, लेकिन सिर्फ 1.94
2% से कम हम खर्च करें। कोरोना का आपने काल याद होगा, आपको वो समय याद होगा, ऐसा लग रहा था कि करोड़ों रुपया आपके पास रखा है लेकिन आप जान नहीं बचा पा रहे, परेशान लोग घूम रहे थे। कितने लाख रुपए एक सिलेंडर के लिए लोग देने को तैयार थे, एक इंजेक्शन के लिए लाखों देने को तैयार थे, लेकिन इंजेक्शन नहीं थे, स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी। कितना बड़ा हाहाकार था कि भगवान ने दिया था चेतावनी कि भाई हमें सबसे ज्यादा जोर अपने हेल्थ सेक्टर पे देना चाहिए, अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए। उस पर अगर हम 1.95 से कुछ करेंगे, 2% पे कम खर्च करेंगे, कैसे हो? तो इसमें मेरे आपसे अनुरोध है, मेरा आग्रह है कि स्वास्थ्य पे तो विशेष ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य खर्च को और बढ़ाना चाहिए, इतनी सुविधा करनी चाहिए ताकि आम आदमी, गरीब आदमी लोग उसका लाभ ले सकें। और ये तब है जबकि आपने तमाम सब्सिडी स्लैश कर दी, कम कर दी, फूड सब्सिडी कम हो गई, फर्टिलाइजर सब्सिडी कम हो गई, रेलवे के सारे कंसेशंस वापस ले लिए हैं आपने। तो ये जो है फिर दूसरी जगह ही जाना चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब पे, और लोगों को सोशल सेक्टर में इसमें मदद मिलनी चाहिए। जहाँ तक पब्लिक कर्ज की बात है तो 185 लाख करोड़ जो है लोगों पे कर्ज बढ़ गया है, और FDI भी हमारी घटती जा रही है, रूपी डिवैल्यू हो रहा है, आपको पता है, उसके लिए $44 बिलियन RBI कोशिश कर रही है, लेकिन वो हमें उस पर तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े तो शायद कुछ इससे हमें उसका लाभ मिले। अब टैरिफ वाली बात उन्होंने चिदम्बरम साहब ने कह दी, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन सुना है कि अप्रैल के बाद से 2 लाख करोड़ का असर भारतीय व्यापार पर पड़ेगा। अगर वो पड़ेगा तो उसके बचाव के रास्ते में देखने चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा झटका हमारे व्यापारी और उद्योगपतियों को लगेगा, जिसका पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ेगा। अब एक जुडिशरी का पॉइंट हर बार उठाया, जुडिशरी में भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, खासतौर से लोअर जुडिशरी बहुत बुरी हाल है, हाई कोर्ट्स की बहुत बुरी स्थिति। एक ही बात कही जाती है कि पद बहुत खाली पड़े, ठीक है, पद खाली पड़े, उनको तो भरना अलग बात, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी क्रिएट करो। तो मेरी आपसे मांग होगी चेयरमैन के माध्यम से कि एक बार बिल आया था, हमारी सरकार भी लाई थी, उसके बाद आपकी सरकार भी लाई थी, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में टर्न डाउन कर दिया। तो आप जुडिशरी का, जुडिशियल रिफॉर्म्स का पूरा बिल तैयार करें, उसमें सब रिफॉर्म्स की भी जरूरत है, जिसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी बिल, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही भी उसमें फिक्स करके एक पूरा होना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी जो है उस सब चीज में रिफॉर्म कर रही है, हॉकी में रिफॉर्म, क्रिकेट में रिफॉर्म, मेडिकल काउंसिल में रिफॉर्म, हम पे रिफॉर्म, आप पे रिफॉर्म, राजनीति में रिफॉर्म, नेता का कुछ हो जाए तो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, खुद क्यों नहीं कोई रिफॉर्म्स करते हैं, उन्हें भी रिफॉर्म्स करने चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो जुडिशरी के लिए हमें रिफॉर्म्स करने की कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए आप पूरा बजट का प्रावधान करिए ताकि अच्छी तरह से लागू हो सके, उतनी कोर्ट्स हो, उतने सारी जो है सुविधाएं हों, ये भी बहुत जरूरी है। और आखिरी में मैं कहूँगा कि राज्यों के साथ जो राज्यों की शिकायत थी उनको उनका शेयर नहीं मिल पा रहा, फाइनेंस कमीशन की जो वो है लेजिस्लेटिव रिकमेंडेशन, उससे हर साल शेयर घटता जा रहा है। तो प्लीज देखिए, ऐसी स्टेट जहाँ उतना रेवेन्यू नहीं जनरेट होता है, उन स्टेट्स में कैसे लोग हैं खर्च चलाएंगे सरकारें, इस पर जरा आपको ध्यान देने की जरूरत है। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई पूरी अर्थव्यवस्था सबको देखती, आम लोग, व्यक्ति, गरीब, सबका ध्यान रखा जाए। वरना तो कहा है दुष्यंत कुमार ने कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, और कहाँ चराग महसर नहीं शहर के लिए, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुअस्सर है सब। गरीब आदमी तो फिर भी कुछ नहीं मिलेगा, तो भी अगर कुछ नहीं तो पाँव सुकोड़ के रह जाएगा, एक रोटी खा लेगा, लेकिन उसके दुख दर्द की हमें चिंता करनी चाहिए। यही मैं कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ।